सो फ्रेंड्स, हम ये रिसर्च तो कर लेते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट हम इस बारे में रेयरली बात करते हैं कि हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट के लिए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से फंड्स पुल आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। अच्छा, देर आर टू वेज टू लुक एट इन्वेस्टमेंट विड्रॉल ऑन पर्सनल लेवल। एक हो गया फंडामेंटल इश्यूज विद द मार्केट और दूसरा हो गया आपके अपने पर्सनल गोल्स। लेट्स सी बोथ ऑफ देम वन बाय वन। वैसे अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज। सो व्हाइल रिसर्चिंग अबाउट दिस वीडियो, मैंने एक स्टोरी देखी जो कि रियल लाइफ स्टोरी है और मुझे बड़ा इंट्रीग हुआ कि यार ये तो बहुत जबरदस्त किस्म की स्टोरी है और हम कहीं भी किसी भी सिनेरियो के अंदर इस स्टोरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली 1930s की, पुरानी बात है काफी, लेकिन बहुत रेलेवेंट है आजकल के जमाने के हिसाब से भी। आपने जॉन एफ कैनेडी का नाम जरूर सुना होगा। एयरपोर्ट भी है यूएस के अंदर। इसके अलावा जॉन एफ कैनेडी यूएस के प्रेसिडेंट थे जो कि असैसिनेट हुए थे, कत्ल कर दिया गया था उनको। तो अभी मैं जॉन एफ कैनेडी के बारे में तो बात नहीं कर रहा, लेकिन उनसे रिलेटेड उनके बेसिकली जो फादर थे, जो डैड थे उनके, जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इन्वेस्टर थे, उनसे रिलेटेड एक इंसिडेंट था जो मेरी नज़र से गुजरा। मैंने कहा व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद यू, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है उसके अंदर। बेसिकली 1920 से लेकर 30s तक यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बुल रन था। सब ने पैसे कमाए होंगे उस ज़माने में। उसके बाद डाउनफॉल आया था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर भी आई थी, उसके बाद सब कुछ हुआ था और उसके बाद से लेकर 1950s तक वो रिकवर नहीं हो पाया था। 1953-52 के अंदर कुछ रिकवरी स्टार्ट हुई थी और फिर उस लेवल के ऊपर आई थी जो 1930s तक पहुंच गया था। एनीवेज, बात यह है कि 1920 से लेकर 1930s तक बुल रन था, लोग पैसे बना रहे थे। इसी में जॉन एफ कैनेडी के जो फादर थे, जोसेफ कैनेडी, उन्होंने भी पैसे बनाए। लेकिन उन्होंने एक चीज का जिक्र किया कि जब मैं 1930s के अंदर या 1929 के अंदर, जब वो एक शू पॉलिशर के पास गए जो अपने ऑफिस के बाहर उनके बैठा हुआ था और उस वो एक मेरे ख्याल से कोई लड़का था छोटा सा, उसने उनके जूते पॉलिश किए। जब वो जूते पॉलिश कर रहा था तो उनसे ऐसी जिक्र किया, वो नहीं जानता था कि वो कौन है। मतलब वो जो जो पॉलिश कर रहा था बंदा, वो नहीं जानता था कि वो किसके शू पॉलिश कर रहा है, लेकिन वो उनसे ऐसी रेगुलर बातों बातों में बातें स्टार्ट की उसने। तो उसने बताया कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और स्टॉक मार्केट के अंदर ये स्टॉक लेना चाहिए, वो टिप्स देने लगा उनको। तो जब इस लेवल के ऊपर बात आई कि वो उन्होंने सुना कि यार इस लेवल का बंदा मुझे टिप्स दे रहा है, तो इसका मतलब है कोई मसला है मार्केट के अंदर। उन्होंने वहीं जाकर अपना सारी एनालिसिस की और उसके बाद उन्होंने अपनी डंपिंग शुरू कर दी। जो उनका डिसीजन था, उन्होंने बहुत पैसे कमाए इसी पूरे सिनेरियो के अंदर। अब उन्होंने जितने पैसे कमाने थे वो कमा लिए थे 1930s तक। उसके बाद उन्होंने बेचना शुरू किया है, हत्ता ये कि उन्होंने शॉर्ट किए स्टॉक्स। और ये बात उन्होंने बाद में बताई कि मैंने स्टॉक्स शॉर्ट किए सिर्फ इस इंटरेक्शन की बेसिस के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि जब कॉमन मैन, जब इतने छोटे लेवल के ऊपर बंदा भी स्टॉक मार्केट की बातें करना शुरू कर दे, उस जमाने की बात करें, अभी तो अच्छी बातें करे, लेकिन अभी तो कोई कर नहीं रहा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो कोई भी बात नहीं कर रहा स्टॉक मार्केट की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड है, सिवियरली अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर उस लेवल के ऊपर बात हो जाए ना कि हर बंदा बात करने लगे, हर बंदा इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो एक ये खतरे की घंटी बजती है। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है, ये हर इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है। अगर आपको कोई इस तरह की जो फीलिंग आना शुरू हो जाए, जैसे लेट से किसी हाउसिंग मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाएं। एक ज़माने में हुआ है 2015-16 के अंदर कराची के अंदर के बहरिया टाउन के अंदर, किस तरह से लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया था। वो फिर खतरनाक बात हो जाती है। अगर हर बंदा एक चीज़ में कूदना शुरू कर दे तो वो समझ लें कि उसके अंदर प्रॉब्लम है। जिस तरह जोसेफ कैनेडी ने किया, उन्होंने इस खतरे को फील किया और उस ज़माने में आज से कोई 100 साल पुरानी बात है ये, जब उन्होंने इस खतरे को फील किया और उसको उन्होंने जज करने के बाद उन स्टॉक्स अपना पोर्टफोलियो को बेच दिया। उन्होंने अपने अपना सारा पोर्टफोलियो सेल करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया। तो देखें, इसके अंदर वो तो एक एज के ऊपर होंगे ना उस टाइम पर जो उन्होंने ये डिसीजन लिया इस तरह का। प्रॉबेबली अगर लेट से मेरी बात करें और मैं लेट से 20s के अंदर होता उस टाइम पर, तो शायद मैं वो डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि मैं अभी भी वो जो बात करता हूँ कि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म देख रहा होता हूँ। लेकिन वो जो डेकेड था, इनफैक्ट नॉट द डेकेड, वो जो 25 ईयर्स का पीरियड था, फ्रॉम द 1930s टू 40s देन 50s एंड देन 1955, ये जो 25 साल का टाइम था, इसमें स्टॉक मार्केट वहाँ पर अंडर परफॉर्म रही थी। उसने एक दफ़ा गिरने के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर भी आई थी उसके अंदर बहुत सारे मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स, हर तरह की चीज़ें उसके अंदर हुई थी उस ज़माने में। तो उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट थी उसने परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन इवेंचुअली 25 साल बाद फिर दोबारा उस लेवल पे गई और दोबारा उससे ऊपर गई। लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, तो आपको इसके अंदर अपनी सिचुएशन को भी देखना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन का पता होता है। आप ज़ाहिर सी बात है, अगर लेट से
कोई 40s की एज में या 50s की एज के, अगर लेट से कोई 50s की एज में है और उसने लेट से 1930s के अंदर जो है वो स्टार्ट की होती है इन्वेस्टमेंट, तो वो तो 25 साल तक उसने फिर लेट से 50 से लेकर 75 तक उसको तो कुछ नहीं मिलता। 75 तक उसकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती, उसके स्टॉक्स भी नीचे चले गए होते, वो सब कुछ खत्म हो चुका होता। तो यही इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप फिक्स अमाउंट एक डालते रहें उसके अंदर, वो आपको इवेंचुअली फ़ायदा करेगी। ये मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह अगर इवन 25 साल तक डाउन रहती मार्केट, तो वो 25 साल के अंदर जो उन्होंने एक दफ़ा हर साल डाल रहे होते, तो इवेंचुअली जब 55 साल की 1955 के अंदर जब वो मार्केट ऊपर जाती, तो इवेंचुअली फ़ायदा करती। डिपेंडिंग, अगेन मैं कहता हूँ कि हर बंदे का अपना-अपना सिचुएशन होती है, अपनी-अपनी प्रेफ़रेंसेस होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये भी देखें कि कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग भी ज़रूरी होती है। अगर आपको पता है कि लेवल से कुछ ऊपर चली गई है चीज़, तो कभी-कभी प्रॉफ़िट टेकिंग भी कर लेनी चाहिए। मैं इसको ये नहीं कहता कि हमेशा ही आप इन्वेस्ट करते रहें, प्रॉफ़िट टेकिंग भी करनी चाहिए। तो ख़ैर ये तो एक इंसिडेंट था जो मुझे याद आया, क्योंकि बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आपको वार्निंग साइन्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के वार्निंग साइन्स जब आपको मिलें, तो आप हर जो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हो ना, उससे दूर भागना शुरू हो जाएँ। इसी तरह आजकल देख लें आप, यूएस की स्टॉक मार्केट्स ओवर प्राइस्ड हुई हुई हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूएस के अंदर, अमेज़न के अंदर, टेस्ला के अंदर, लेकिन यू नेवर नो कि आज आगे क्या होने वाला है। ये कंपनीज़ लाइक टेस्ला, ठीक है, टेस्ला एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत इनोवेटिव कंपनी है, लेकिन इसकी ये रियल वर्थ तो नहीं है ना, जो जो इसके पैसे कोई देना चाह रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से देना चाह रहा है। ये उसकी कोई रियल वर्थ नहीं है। अगर आप आज टेस्ला और टोयोटा का कंपेयर करें, तो टेस्ला कुछ भी नहीं बना रही है गाड़ियाँ टोयोटा के सामने। लेकिन फिर भी टोयोटा की वो वर्थ नहीं है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप टेस्ला का ज़्यादा है। और उसका रीज़न ये है कि परसीव्ड जो परसेप्शन है टेस्ला का, वो टोयोटा से ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें परसेप्शन पे चल रही होती हैं मार्केट के अंदर। तो यू नेवर नो आगे क्या होने वाला है। तो अपना एक्सपोज़र उसी तरह रखें और फंडामेंटल एनालिसिस करते रहें साथ में, कि कौन-सी मार्केट किस वक़्त किस किस वर्थ के अंदर है और आपकी अपनी सिचुएशन क्या है। वैसे इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ अगर आपको और पढ़नी हो, देखनी हो, तो मैं कभी-कभी इस तरह की स्टोरीज़, जो कि मैं यूट्यूब में वीडियोज़ में नहीं कहता, वो मैं अपनी जो वीकली न्यूज़लेटर निकलता है, मैं उसके अंदर बात करता हूँ। तो प्लीज़ न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा, ये तो हो गया ना जो फंडामेंटल सिनेरियो है, जिसके अंदर वाक़ई ओवर वैल्यूड मार्केट है, या मार्केट में कोई स्पेकुलेशन चल रही है, जिसकी वजह से आप उसके अंदर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मार्केट हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे दुबई के अंदर 2008-7-8 के अंदर जो क्रैश आया था, इसी तरह दुनिया भर में क्रैश आया था, उस वक़्त स्टॉक मार्केट का भी क्रैश आया था। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी 2017 के बाद से जो क्रैश हुआ, उसके बाद से हम लोग रिकवर नहीं कर पाए स्टॉक मार्केट को उस लेवल के ऊपर। तो इस तरह के हर जगह पर, हर तरह की मार्केट्स के अंदर इस तरह के मसले आ सकते हैं। वो हमें फ़ोर्सी रखने चाहिए। इस तरह के मसले अगर फ़ोर्सी नहीं रखेंगे, अच्छा, उसमें अब ये तो हो गई फंडामेंटल बात। अब मैं आता हूँ आपके पास, जो आपके अपने लेवल के ऊपर जो चीज़ें हो रही होती हैं। मसलन फ़र्ज़ करें, आपकी अपनी एज इतनी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट का एक्सपोज़र बर्दाश्त कर सकें। आप लेट्स से 50s की एज के अंदर अपना ज़्यादातर एक्सपोज़र अगर स्टॉक मार्केट में रखेंगे, तो रिटायरमेंट तक लेट्स से 10 साल के अंदर आपका स्टॉक पोर्टफ़ोलियो अगर उसी लेवल पे रहता है या नीचे चला जाता है, और यू नेवर नो, 10 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है। 10 साल के अंदर स्टॉक मार्केट ऊपर भी जा सकती है, 10 साल के अंदर स्टॉक मार्केट नीचे भी रह सकती है, नीचे जा सकती है, और हो सकता है 10 साल की आपकी इस रिटायरमेंट की एज तक वो स्टॉक मार्केट वापस ऊपर ना जाए। तो ये आपको अपने हिसाब से भी सोचना है। हो सकता है आपको जो सेविंग आपने रखी हो, आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखी हो सकता है लेट्स से आपने 5 साल बाद कोई गाड़ी खरीदनी हो, उसके लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट की हो सकता है आपने कोई अपना फिक्स रेट रखा हो, लेट्स से आपने कहा हो कि यार मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और हर साल मुझे 15% रिटर्न जब मिल जाएगा, तो मैं रिकवर कर लूँगा। और आप लेट्स से 8वें साल के अंदर हैं, और अब आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर-नीचे हो रही है, इस वक़्त कोई मसला हो सकता है, और आपने अपना रिटर्न 15% से ऊपर ले लिया है, तो आप बेहतर ये है कि एग्ज़िट कर जाएँ स्टॉक मार्केट से, क्योंकि आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करते रहें। आप उसके अंदर अपना एक टारगेट लेके जाते हैं, और वो लॉन्ग टर्म टारगेट होता है, वो शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं होता है। इसके अंदर आप ये भी देखें कि आपको फ़र्ज़ करें स्टॉक मार्केट के अलावा कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट से निकाल लें। अगर आपका गुड इनफ टाइम हो गया और उसके अंदर आपको लग रहा है कि अब ये पैसे इसमें रखने का फ़ायदा नहीं है, और अब मैं किसी और इन्वेस्टमेंट में डालूँगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट का एक रन होता है, और वो
एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाकर फिर वो बहुत अरसे तक स्टैग्नेंट रह सकती है। तो इस तरह डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये लेवल्स को जज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं ना, टाइमिंग द मार्केट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैंने टाइमिंग द मार्केट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। जो भी है, जिस तरह भी है, आप विथड्रॉल जब भी कर रहे हो, आपका रीज़न बहुत सॉलिड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसी फ़ुज़ूल किस्म की चीज़ के लिए पैसे ना निकालें, क्योंकि वो फिर आपको बाद में अफ़सोस होगा। अगर लेट्स से आपने इसलिए निकाल दिया कि यार ये लॉस हो रहा है, इस वक़्त मैं निकाल देता हूँ, ऑल्दो कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, तो हो सकता है कल मार्केट ऊपर चली जाए। इस तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले लें अभी लेट्स से टीआरजी की। टीआरजी बहुत अच्छी कंपनी है पाकिस्तान की, जो कि एक ग्लोबल कंपनी से लिंक्ड है, और उसने उसके एक जो जो सीईओ थे, उनके अगेंस्ट एक स्कैंडल आया था, और उसके बाद पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया था, और उसके रेट जो जो स्टॉक मार्केट जो मैंने खुद खरीदा हुआ था 130 का शेयर, वो गिर के 75 पे चला गया था, और 75 तक जाने में इस कंपनी का अपना तो कम वो किरदार था इसमें। जो स्टॉक मार्केट नीचे गई थी उस टाइम पर, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम पर। तो लेकिन अब देखें आप, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ वो वापस ऑलमोस्ट सेम रेट्स पे आ गया है, 130 के ऊपर आ गया है। तो अगर मैं परेशान होके, जब तक वो 75 के गया था, अगर मैं उसको बेच देता उस टाइम पर, तो फिर फ़ायदा नहीं होता ना कुछ इस तरह की डिसइन्वेस्टमेंट करने का। तो मेक श्योर करें, जो भी विथड्रॉल करें वो सही मकसद के लिए हो, सही कॉज़ के लिए हो, उसका रीज़न अच्छा हो, और किसी डर की वजह से ना हो। विथड्रॉल आप कभी भी कर सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आपको कभी ना कभी तो निकालने हैं, लेकिन अपना जो प्लान है वो क्लियर रखें। एट द सेम टाइम आप ये वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। ये इन्वेस्टमेंट वर्सेस एज की मैंने वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था किस एज के ऊपर आपके पास कौन-सी पॉसिबल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्यू&ए का एक पूरी प्लेलिस्ट है, सब्सक्राइबर्स पूछते हैं, मैं उसके अंदर एक वीडियो फॉर्मेट के अंदर उसको डाल देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।